यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 83 होगा। इसके पहले हम लोग 100 प्लस वीडियो इंक्लूडिंग थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। और जब हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे तो आई थिंक कि आप बचपन से इसका मजा ले रहे होंगे। ये रेफ्रिजरेटर, ये घर के फ्रिज या घर की एयर कंडीशनिंग, एक्चुअली इसका पर्पज क्या है आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। गर्मी के दिनों में आपसे बेहतर इसको कौन समझ सकता है। और ये तो हम एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं अपने घरों में, इसके अलावा हजारों एप्लीकेशन हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेशन थोड़ा अलग है और एयर कंडीशनिंग अलग है। दोनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस है एयर कंडीशन में और रेफ्रिजरेटर में। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं उसके पहले बता दूं कि आप कभी ये मत कोशिश करना कि घर के आप फ्रिज खोल करके छोड़ दोगे उसका गेट तो आपका घर ठंडा हो जाएगा। नहीं, उल्टा गर्म हो जाएगा। इसीलिए तो शायद मार्केट में एसी की जरूरत है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की इसीलिए जरूरी है। और भी कई सारे पैरामीटर हैं, लेकिन मैं आपको एक जस्ट क्लू दिया। आइए आज जो हम लोग इस वीडियो में पूरे लगभग 15 से 20 मिनट हम लोग रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। हम लोग एयर कंडीशनिंग नहीं पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेशन मतलब कूलिंग, कूलिंग एंड वनलिंग कूलिंग। बी कूल, बी पॉजिटिव, बी डिसेंट एंड नाउ कम टू सी द वीडियो। उठता है मन में कि व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन। अब इस रेफ्रिजरेशन के आज जो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको समझ जाइएगा तो शायद इस 15 मिनट में नहीं बल्कि पूरे जीवन में आपको यह काम आएगा। इस साइकिल को थोड़ा समझना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम जाने कि रेफ्रिजरेशन है क्या। तो रेफ्रिजरेशन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड हीट फ्रॉम ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस या स्पेस दैट इट ट्रांसफर टू अनदर ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस और स्पेस। That means removal of heat lowers the temperature and may be accomplished by use of ice, snow, chilled water और mechanical refrigeration। That means कि इसमें आप जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या हो जाता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। लेकिन कैसे ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर है, इसकी जो हीट एनर्जी है, यह हीट एनर्जी जो है सराउंडिंग में आ जाती है। कैसे आती है इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यदि हम रेफ्रिजरेशन के कंपोनेंट की बात करें तो 4 इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। इसमें आपको देखने में भले ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड या बहुत जो है वो लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह एक यूजफुल कंपोनेंट है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अब आइए यहाँ समझिए कि 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं और 4 साइकिल भी होती हैं। पहला जो है, हम शुरू करें इवेपोरेटर से। यह इवेपोरेटर वह है जहाँ पे कि आप फल, फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल्स, हिंदी इंग्लिश सब आप रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ से होता क्या है, आप किस पर्पज के लिए रखते हैं, ठंडा होने के लिए, ठंडा ठंडा, कूल कूल। दैट मीन्स कि इसके अंदर की टेम्परेचर या हीट एनर्जी को बाहर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यह इवेपोरेटर में एक रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में रेफ्रिजरेंट होता क्या है। आप यूं समझिए कि इधर से जो है रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ठीक है ना, इधर से रेफ्रिजरेंट आ रहा है और इधर से निकल रहा है। अब क्या है मैं अभी बताऊंगा। ये जब आता है रेफ्रिजरेंट है, इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितना मैं बोल रहा हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये टेम्परेचर है आपका, ये वाले टेम्परेचर है। ठीक है। ये जो है जो रेफ्रिजरेंट आया, जो लिक्विड आया, ये जाता है कंप्रेसर में। और देखिए दोस्तों, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेस करना। कंप्रेस करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ जो आपका प्रेशर था 1 बार, ठीक ना, ध्यान दीजिए, ये प्रेशर था आपका 1 बार यहाँ पे और टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको ये कंप्रेस करेगा तो अब इसका प्रेशर हो जाएगा मान लीजिए 5 बार, 1 बार से 5 बार, और टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, अब 100 डिग्री सेल्सियस और 5 बार पे ये इससे बाहर निकला है और अब जाता है नेक्स्ट
इसके कंपोनेंट में, कंडेंसर में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और प्रेशर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कैसे डाउन हुआ, ये कूलिंग कर देते हैं, ठीक है, इधर पानी से कर दीजिए, फैन चला दीजिए, सराउंडिंग में छोड़ दीजिए, जैसे भी करना है, बट इसको कूल कर देते हैं। कूल करते हैं तो जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था आपका, वह कहाँ पे आ गया, आपका आ गया 20 डिग्री सेल्सियस पे, जो यहाँ से निकला था लगभग वही टेम्परेचर आ गया और प्रेशर वही का वही रह गया, कितना, 5 बार। और आपको हमने बताया था कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर टेम्परेचर के, ठीक ना। अब यहाँ टेम्परेचर तो कम हो गया, प्रेशर वही है। अब ये फिर इधर से निकला, भागा, दौड़ा और आया कैपिलरी ट्यूब में। इसको कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं और इसको थ्रॉटलिंग वॉल्व भी बोलते हैं। दोस्तों, यह इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया है थर्मोडायनामिक्स में। लेकिन अब यूं समझिए कि यहाँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस में थ्रॉटल वॉल्व होता है, इसी को कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। यह पतला वायर जैसा ट्यूब होता है और यहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाता है। यहाँ प्रेशर 5 बार से फिर 1 बार हो जाएगा। 5 बार से 1 बार जो प्रेशर होगा, टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ कम हो चुका था, अब यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ प्रेशर कम होने के चलते टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, दैट ऑल डिपेंड रेफ्रिजरेंट टू रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से अब ये लिक्विड आया, और ये लिक्विड जो आया ये इधर आया और इवेपोरेटर में आ गया। इवेपोरेटर में आप सब्जी रखे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे और यहाँ पे है -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। -20 और ये 20 डिग्री सेल्सियस वाली जो सब्जी आपने रखा है, फल फ्रूट चॉकलेट्स और अंग्रेजी हिंदी रखे हैं जो, वह जो है ठंडा होगा, ठंडा होगा कि नहीं। अब -20 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे टेम्परेचर हो गया बिल्कुल 0। दैट मीन्स कि आपका फ्रिज के अंदर का सामान क्या हो जाएगा, ठंडा। और ठंडा होने के बाद ये रेफ्रिजरेंट फिर इधर से निकल जाएगा। ये 0 से आया, अब फिर जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर यहाँ से जाएगा तो आपका टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर नहीं घटेगा। कंडेंसर का यही काम है। फिर यहाँ पे जो है टेम्परेचर घट गया और यहाँ पे अब प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटने के चलते टेम्परेचर और माइनस में चले जाएगा, तो इधर से आपका होते जाएगा। तो आप समझिए यहाँ पे 0 डिग्री से ये जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस से ये गया कंडेंसर में, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। फिर से टेम्परेचर, यहाँ पहले टेम्परेचर बढ़ा, क्यों, प्रेशर के चलते, और फिर यहाँ टेम्परेचर हम घटाए, ठीक ना, और फिर टेम्परेचर घटाए लेकिन प्रेशर नहीं घटाए। यहाँ पे थ्रॉटलिंग वॉल्व में आकर के प्रेशर घटा, टेम्परेचर घटाने का हमारा इरादा नहीं था, लेकिन प्रेशर जब घटाए तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर घट गया। जब भोजन करते हैं तो पेट ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है ना, वो अपना पचाना शुरू कर देता है, ठीक ना, सिर्फ अंदर जाने की जरूरत है, आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर फिर से -20 पे आ गया, फिर -20 इधर जाएगा, आपका सामान रखा हुआ है, -20 होकर के 0 हो जाएगा। ये हमने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब आपको और ज्यादा ठंडा करना है, इधर और टेम्परेचर कम कर लीजिए। तो ये सारे अरेंजमेंट आपके फ्रिज में कहीं ना कहीं होते हैं। आजकल तो रिमोट कंट्रोल आ गए हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक आ गए हैं, तो वो सब चीजें इसमें है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यदि हम कहें कि इक्विपमेंट and equipment that are used to maintain the required temperature is called refrigerant, ठीक है। रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट, या जो है घर में जो आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं और इसके अंदर जो लिक्विड यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। यह आपका पीवी डायग्राम है, किस तरह से ये जो है टेम्परेचर आपका बढ़ा, ठीक ना, और ये प्रेशर कांस्टेंट है, हीट यहाँ से निकल गया, कंडेंसिंग हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे और टेम्परेचर कम हो गया, आप देख लीजिए, ठीक ना, टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, थ्रॉटल हुआ, और फिर ये इवेपोरेशन। ये 4 प्रोसेस है, 4 इक्विपमेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है। आई थिंक यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफ रेफ्रिजरेशन, यदि इतना आप समझ गए हैं तो अब समझना और आसान है। देखिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है कि सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, जो हमने अभी 4 प्रोसेस आपको बताए। एक इवेपोरेटर में इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेटर में इवेपोरेशन होगा, कंप्रेसर में कंप्रेशन होगा,
कंडेंसर में कंडेंसेशन होगा और थ्रॉटल में थ्रॉटलिंग होगा। दैट मीन्स कि 4 प्रोसेस होगा और इसी 4 प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम दो तरह का होता है, एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा कंप्रेशन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन जो होता है, बेसिकली इट यूजेज लो प्रेशर स्टीम और हाई टेम्परेचर हॉट वाटर एज द एनर्जी सोर्स, वाटर एज द रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम क्लोराइड एज द एब्जॉर्बेंट। ठीक है, और इसको हम एक बार और अभी पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा वहां पे। और कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो इसमें जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम दैट मीन्स कि इसमें हेलो कार्बन होता है, ये अभी हम आपको लास्ट स्लाइड में बताएंगे पढ़ाएंगे। और रेफ्रिजरेशन हो, कूलिंग हो, ये सब चीज जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर ये फ्लो हो रहा है, इसके कारण ही यह सब कुछ होता है दोस्तों। किसी जमाने में चीजों को ठंडा करने के लिए बर्फ यूज किया जाता था, लेकिन सवाल है कि बर्फ भी आप कैसे बनाएंगे। अब दो तरीका है, एक तो नेचुरल जो अंटार्कटिक में या ठंड के दिनों में बर्फ पड़ता है, बर्फ मिल जाता है। दूसरा तरीका है कि आर्टिफिशियल क्रिएट करें। तो आज हम लोग इस वीडियो में आर्टिफिशियल क्रिएट करने की क्या तरीके हैं, वही जो है रेफ्रिजरेशन है और उसी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। रेफ्रिजरेशन का यदि एप्लीकेशन की बात करें तो हजारों एप्लीकेशन है दोस्तों, एक दो रहे तो मैं बताऊं, लेकिन हमने फिर भी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है यहाँ पे दिखाया है आपको। देखिए, एक तो ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो आप यूज करते हैं, ठीक है, और जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी जो है उसको जो है ट्रांसफार्मर को कूल करने के काम आता है। केमिकल पेट्रोकेमिकल कंपनी में जो है बहुत ज़्यादा इसका यूज है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो बनते हैं, जो दवाइयाँ बनती है, फूड एंड बिवरेज तो हैं ही। आप कभी केक खरीदने जाइए, चॉकलेट खरीदने चाहिए, आप देखिए वो कहाँ रखते हैं, आइस ट्रेनर में रखते हैं या नहीं, ठीक ना। डाटा सेंटर आप अपने कंप्यूटर लैब में जा करके देखिए, उसमें एसी रहता है कि नहीं। अब आपके कॉलेज में नहीं हो तो आपका कॉलेज गरीब होगा, वो अलग की बात है, लेकिन जनरली जहाँ भी डाटा सेंटर होता है, जहाँ पे डाटा ऑपरेटिंग काम्स होते हैं, वहाँ पे रहते ही रहते हैं। अदर इंडस्ट्रीज में तो इसका एप्लीकेशन है ही, साथ में हॉस्पिटल्स, मर ही जाएगा पेशेंट यदि उसको आप गर्मी में रखेंगे तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आइस यदि आप बनाते हैं तो वहाँ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ये सब हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक स्टैंडर्ड डाटा याद रखिए कि जो हमारे फ्रूट्स फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये हमने आपको बताया, ये सब जो है फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ हम लोग कहाँ रखते हैं, इवेपोरेटर में। और ये रेफ्रिजरेंट इधर से आता है, इसको ठंड, इसके हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये जो आ रहा है -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना, और ये कम ज़्यादा हो सकता है, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये इवेपोरेटर से जो हमारा सब्जी वेजिटेबल्स जो भी आप रखे हैं उसके टेम्परेचर को गेन कर लेता है और ये वेपर में जो है तब्दील हो जाता है, ठीक है ना, बदल जाता है, क्योंकि इसकी टेम्परेचर अब ज़्यादा हो गई। और फिर ये कंप्रेसर में, क्योंकि इसकी वेपराइजेशन जो है, रेफ्रिजरेंट जो भी होता है बहुत कम टेम्परेचर पे वेपराइज होने लगता है, और फिर कंप्रेसर में कंप्रेस होगा, वेपराइजेशन, ये सब चीज़ें जो है हम बता चुके हैं। अब जो है ये मैं बता रहा हूँ कि जनरली एक स्टोरेज लाइफ जो अपन घर में यूज करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी ये वैल्यू हमने यहाँ पे दे रखी है कि जनरली कितने टेम्परेचर पे हम लोग उसको रखते हैं, रखें तो वह हेल्दी रहेगा। यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, हर चीज का एक यूनिट होता है। आप चावल खरीदने जाते हैं, चावल की अपनी एक यूनिट है कि भाई 5 kg दे देना, आप थोड़े जाकर बोलते हैं कि 5 लीटर दे दो, नहीं, तो देयर इज ए स्पेसिफिक यूनिट। तो ये यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है, ठीक है ना। अब जो है इसको हम लोग टन में जो है या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में इसको इंडिकेट करते हैं। और बेसिकली जब हम इंजन की बात करते हैं, इंजन में हम लोग पढ़ते हैं इफिशियंसी दोस्तों। अब ये राम कहानी इतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, आप इसको देख लीजिएगा। जो है इंजन में बात करते हैं तो हम लोग हीट वहाँ देते हैं, यहाँ हीट ले रहे हैं, सिस्टम से हीट ले रहे हैं। तो ये अभी हमने साइकिल आपको बताया था, ठीक है ना। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, दैट मीन्स कि रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब कितना कूल करना है, कितना कूल करना है मतलब उससे हीट कितना निकालना पड़ेगा आपको, टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम।
ठीक है। अब ये फार्मूला होते हैं। अब ये इंथैल्पी है, इंथैल्पी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंथैल्पी होगा, ये आप देख भी पा रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। ये चीजें जो है हमने थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो ये H1 माइनस H4, ये जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेटर जो लगा है, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है। और H2 से H1 दैट मीन्स कंप्रेसर, यही मेन जो है एनर्जी वर्क डन होता है। बाद बाकी ऐसा नहीं है कि थ्रॉटलिंग में और क्या बोलते हैं कंडेंसर में जो है एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन इतना कम लगता है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्सपांसन वॉल्व में जो कि हमने थ्रॉटलिंग बताया, इसमें इंथैल्पी कांस्टेंट होता है दोस्तों। यह जो है भाइवा में पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। जो हमने अभी आपको बताया यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, वो होता है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब कि TR बोलते हैं इसको, शॉर्ट में TR बोलते हैं। TR मतलब क्या है, होता है कि 1 TR दैट मीन्स की रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू मेक 1 टन ऑफ आइस पर डे, दैट मीन्स की 24 घंटा में 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 टन आइस बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको 1 टन बोलते हैं। दैट मीन्स की 1 TR। आप कभी यदि एयर कंडीशन खरीदने जाएंगे तो उसकी यूनिट होती है टन। आपसे पूछता है कितने टन का जो है एसी चाहिए। टन मतलब आपको अपने घर कितनी ठंडा करना चाहते हैं, उस ठंडा करने में जो है कितनी एनर्जी लगेगी उस पर लिखा होता है। 1 TR का आप लिखते हैं दैट मीन्स की ये 3516.85 वाट, दैट मीन्स की 3.5 किलो वाट, 3.5 किलो वाट एनर्जी लगेगी यदि बिजली बिल की बात करें तो। ठीक है, तो ये यूनिट होती है 1 TR, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। दो तरह का जो हमने आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताया था, वेपर एब्जॉर्प्शन एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब देखिए दोनों ही बड़े बड़े कॉमन हैं, दोनों यहाँ पे जो है हम एक एक करके समझाएंगे। ये देखिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो आपका रेड कलर दिख रहा है, तो ये रेफ्रिजरेंट इन गैस स्टेट है, ये बिल्कुल गैस है, क्योंकि ये देखिए इवेपोरेटर है, ये हमने बता दिया है। इवेपोरेटर में, अच्छा ये देखिए लिक्विड स्टेट में ग्रीन कलर, तो ये लिक्विड स्टेट में आ रहा है एक्सपांस थ्रॉटलिंग वॉल्व से प्योर लिक्विड, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में आ रहा है, यहाँ पे इसकी टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, सपोज कर लीजिए, ठीक ना। और जब ये इवेपोरेटर में आता है तो इवेपोरेटर में आपकी सब्जी रखी हुई है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है, उसकी हीट ये गेन कर लेता है, तो -20। और यहाँ पे ऑलरेडी जो सब्जी रखी है उसकी 20 है, तो -20 और 20 पे कितना हो गया नेट टेम्परेचर 0। ये 0 पे अब बाहर निकलेगा, मतलब आपके सब्जी का टेम्परेचर ये ले लिया, खुद की जो टेम्परेचर इसकी -20 डिग्री सेल्सियस थी, अब ये अपना टेम्परेचर बढ़ा करके 0 कर लिया, -20 से 0 कर लिया। तो -20 से ये जब 0 कर लिया तो अब ये बन गया गैस, वेपर। और यहाँ पे ये जब आता है तो कंप्रेसर में इसको और ज्यादा गर्म कर देते हैं और ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं, इसका नाम ही है कंप्रेसर। तो ये और ज्यादा कंप्रेस और जो है हीट होने से इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। यहाँ पे कंडेंसर में क्या करते हैं, इसको कूल कूल ठंडा ठंडा कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, इतना ठंडा करते हैं कि फिर से ये लिक्विड बन जाता है। लिक्विड मतलब कम टेम्परेचर हो जाता है। जो यहाँ पे आपका ये 0 निकला था, ठीक है ना, ये 0 निकल करके यहाँ पे 0, यहाँ से देखिए हम समझा देते हैं, यहाँ से 0 पे निकला इवेपोरेटर से, यहाँ गया तो ये मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो गया। फिर कंडेंसर से इसको कूल कर देते हैं तो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे जितना पे निकला था लगभग उतना पे यहाँ आ गया, उससे कम ही आ गया, उससे और ज्यादा कम आ जाता है, क्यों, कंडेंसर से। और यहाँ से जब थ्रॉटलिंग करते हैं तो प्रेशर घटता है, थ्रॉटलिंग में प्रेशर घटने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा घटता है, और उसके चलते क्या होता है कि फिर से इसकी टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाती है और इवेपोरेटर में आ जाता है। और यही साइकिल चलते रहता है दिन भर जब तक लाइट नहीं कटे। आपकी घर की लाइट कट गई तभी ये बेचारा बंद होता है, यह ठीक उसी तरह से चौबीसों घंटा चलते रहता है, जिससे जिस मतलब जैसे कि आपका हृदय चलता है, मैं बोल रहा था कि जिसके चलते हृदय चलता है, तो हृदय चलते रहना चाहिए, दिल धड़कते रहना चाहिए,
बेपरवाह होकर के जिंदगी जीना चाहिए। किसके लिए धड़कता है दिल ये मैटर नहीं करता है, धड़कता है कि नहीं ये मैटर करता है। एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसमें क्या होता है, कंडेंसर में वेपर जो है, ये देखिए यहाँ पे फैन लगा देते हैं, इसकी कूलिंग रेट क्या है, मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस पे है, फैन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि और हेल्पफुल हो जाता है, और ये जो है हमको हेल्प कर देता है, ठीक है ना, कूलिंग में, ठीक है ना। तो और ज़्यादा कूल चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ये जनरली मिल्क वगैरह जो है बनाने में यूज करते हैं। इससे क्या होता है, कंप्रेसर पे लोड कम पड़ता है, तो ये जो है आपका एनर्जी जो है कम कंज्यूम करता है। तो जहाँ बड़ी बड़ी प्लांट्स हैं वहाँ एब्जॉर्प्शन प्लांट रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं। उसके पीछे सिर्फ लॉजिक इतना सही है कि जो है एनर्जी कम हो, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कम हो, एनर्जी बचे हमारा। इसमें जनरली जो है रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं, याद रखिएगा, अमोनिया या वाटर यूज करते हैं, लिथियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, यही सब यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो है हमने एक जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया है आपको, किस तरह से जो है ये इवेपोरेटर से जो है ये आपका रेफ्रिजरेंट निकला, और ये एब्जॉर्बर में देखिए, ये एक एब्जॉर्बर अलग से हम लगाए हैं कि नहीं। मेन इसका पर्पज क्या है, फिर मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोसेस पूरा का पूरा वही है, इसमें एनर्जी आपकी बच जाती है, पूरा का पूरा बच गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए पंप यूज किए, कंप्रेसर नहीं, कंप्रेसर में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है ना। यहाँ यदि कंप्रेसर भी आप लगा देते तो जो है कम कैपेसिटी की कंप्रेसर लगाने की जरूरत है। जो है रेफ्रिजरेंट, अब दोस्तों अभी तक आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा कमाल रेफ्रिजरेंट का है। ये रेफ्रिजरेंट वाटर नहीं हो सकता है आज के डेट में। आपके घर में जो रेफ्रिजरेशन में जो रेफ्रिजरेंट डला हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं लाल पीला हरा नीला, ये सब जो है, तो बेसिकली जो है ये इवेपोरेटर अभी हमने आपको बताया, ये कंप्रेसर बताया, ये कंडेंसर बताया हमने आपको, और ये रिसीवर बताया, ये जो है थ्रॉटलिंग वॉल्व हमने बताया। तो ये सब जो दौड़ रहा है, जिस तरह से आपके शरीर में खून इंपॉर्टेंट है, खून नहीं रहेगा तो क्या मतलब है इंसान का, ठीक है। इंसान नहीं, कोई भी जीव हो, जानवर भी क्यों ना हो, उसके शरीर में खून तो रहना चाहिए ना। जब तक खून है तभी तक तो जिंदगी है, खून खत्म मतलब, और खून एक ऐसा चीज है जिसको आज तक विज्ञान नहीं बना पाया। आइए रेफ्रिजरेंट देखें, रेफ्रिजरेंट जो है बेसिकली वो वही खून है जो जो आपके फ्रिज में, एयर कंडीशन में, या कभी कार में बैठते हैं उसमें भी एसी लगा हुआ है, उसमें भी रेफ्रिजरेंट डालते हैं। वह रेफ्रिजरेंट क्या है बेसिकली, तो वह एक कैरिंग मीडियम है ड्यूरिंग देयर साइकिल। साइकिल कौन सा, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड थ्रॉटलिंग, ठीक है। जिसका काम क्या है कि टू एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ द इवेपोरेटर। जो भी साग सब्जी फल फ्रूट्स आपने रखे हैं उसके टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसमें जो यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट, तो नेचुरल आइस या जो है मिक्सचर ऑफ आइस किसी जमाने में यूज किया जाता था। फिर 1834 में अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने लगे हम लोग। लेकिन ये चारों ही गैस बहुत ही डेंजरस है, पॉइजनस है, और इसके चलते न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी उस जमाने में इस रेफ्रिजरेंट में, क्योंकि घर में लोग यूज करते थे, और किसी गलती से लीक हो जाता था तो जिसके भी नाक में अमोनिया गया, गया मतलब वो गया, ठीक है। जिसके भी नाक में अमोनिया चले गया वो गया, ठीक है। तो आज उन चीजों को हटा करके हम लोग जो यूज करते हैं हेलो कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, जिसका बड़े ही डिटेल में जो है अभी हम बताएंगे। तो ये जो सुटेबिलिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन के लिए हो, वह रेफ्रिजरेंट की जो है फिजिकल, थर्मोडायनामिक या थर्मल, केमिकल, सभी चीजें जो है टेस्ट करके, और जो है ह्यूमन बींग के लिए फिट हो उसके लिए ही यूज करते हैं।
जो रेफ्रिजरेंट है इनकी प्रॉपर्टीज जो है आइडियल रेफ्रिजरेंट की एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि लो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, हाई क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर है, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होना चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड होना चाहिए जब वो लिक्विड में हो, और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर होना चाहिए जब वो वेपर बनेगा कहाँ पे, इवेपोरेटर में। ठीक है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, कोरोजिव नहीं होना चाहिए, जिस पाइप के थ्रू जा रहा है वो पाइप को खराब नहीं करते होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए कि कभी किसी की गलती से फ्रिज फट गया या ये पाइप फट गया, वो जो है आपके हॉल में आ गया, आपके घरों में फैल गया, तो जो है ह्यूमन बींग को नुकसान न करे, ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फ्लेमेबल भी नहीं होना चाहिए कि आग लग जाए उसमें तुरंत, ठीक ना, और जो है कीमत भी कम होना चाहिए। हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हमेशा सस्ता खोजते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ होता ऐसा नहीं है। ठीक है, इजीली एंड रेगुलरली अवेलेबल हो मार्केट में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है और ओजोन फ्रेंडली, ठीक है ना, ये जो गैस निकलता था पहले, अब आज तो बहुत कम हो गया है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का सबसे बड़ा कारण यही होता था। इसीलिए जो है अब इसके चूंकि ओजोन लेयर का कभी हम बाद में बताएंगे इसका हिस्ट्री, नहीं तो इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है ओजोन लेयर का, शायद आप पढ़े हों। और ये जो अमेरिका इंडिया की ट्रीटी है ओजोन लेयर का, ठीक है ना, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टैंड रहा है इस पूरे दुनिया में। तो वो चूंकि हम अभी यहाँ फर्स्ट ईयर में नहीं इनकलकेट कर सकते हैं, नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर किसी वीडियो में हम बताएंगे ओजोन लेयर के बारे में। हम देखें कि जो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कितने टाइप्स के रेफ्रिजरेंट होते हैं, तो आप ध्यान देंगे तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, दो टाइप का रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आपको देखने मिलता है। पहला, रेफ्रिजरेंट विच डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर कॉल्ड प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। और रेफ्रिजरेंट विच आर फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड देन यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज, है ना, उसको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ही ज्यादातर यूज होता है, और इसमें जो है फर्दर क्लासिफिकेशन है हेलो कार्बन, एजियोट्रॉपिक, इनऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। यदि हेलो कार्बन के एग्जाम्पल लें तो ये सब एग्जाम्पल हैं R13, R12, R14, R11, R22। R22 सबसे ज्यादा आज आपके घर में यदि फ्रिज होगा तो उसमें ये R22 यूज किया गया होगा, आप देख सकते हैं वहां पढ़ करके लिखा हुआ रहता है। तो इन सब के ये केमिकल्स नाम है, और ये आर कैसे नाम पड़ता है, आर मतलब रेफ्रिजरेंट हो गया, 13, 22, 14, ये कैसे बोलते हैं, ये चीज जो है मैं अभी आपको बता दूंगा। जो है एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट है, ठीक है ना, ये हमने आपको बताया है कि इसको जो है रेफ्रिजरेंट नंबर क्या है, और इसमें जो है मिक्सिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट जो अभी हमने आपको बताया R12, R11, R20, उनको मिला करके बनाते हैं। फिर इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट जो आज की डेट में बहुत कम यूज होते हैं, नहीं के बराबर यूज होते हैं, वो ये सब है, ठीक है ना। ये जैसे कि NH3 है, CO2 है, SO2 है, ये तीनों तो बहुत ही नुकसान करने वाले चीज हैं, इसलिए आज की डेट में इनका जो है इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है दोस्तों। जो है जो रेफ्रिजरेंट की सिस्टम, जो ये तो आपका जो है जो है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के बारे में हो गया, ठीक है ना, ये डिफरेंट उसके नंबर्स हो गए, और ये केमिकल नेम हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया। अब ये केमिकल फार्मूला और ये आर कैसे नाम पड़ता है, तो इसको आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट आर इंटरनेशनली डिजाइनेटेड एज आर, आर मतलब रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, लेकिन ये R11, R12, R114, R14, R22, R31 ये सब कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का जो है हमने ये एक्सप्लेनेशन दिया है थोड़ा सा, ये शायद आपसे फर्स्ट ईयर में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट जो है इसमें जो है राइटेस्ट द नंबर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना, उसके बाद क्लोरीन, ठीक है ना, हाइड्रोजन और कार्बन, ये तीन चार कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। कार्बन, ठीक है ना, उसके बाद हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, और F मतलब फ्लोरीन, ठीक है ना। यही फ्लोरीन जो है एक्चुअली क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा ओजोन को नुकसान करता है, और ये फ्लोरीन जो है इसको वहां पहुंचाने में काम करता है, ठीक है ना। ये जो है फ्लोरीन ओजोन तक पहुंचाता है, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला है कि ये कैसे यूज करते हैं। तो ये जो है आप n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m+2 होता है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखते भी हैं। m क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और ये नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, ये तीनों को जोड़ देते हैं। m कितना आया आप देख लीजिए, m कितना आया, और फिर ये r जो है, मान लीजिए कि m आ गया यहाँ पे 5, m निकाल दिया आप 5, ठीक है ना। 5 - 1 तो r 4, और ये n मान लीजिए 2 है, तो ये 4 2 और q मान लीजिए 1 है, तो 4 2 1 r 421 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इस तरह से रेफ्रिजरेंट का नामकरण करते हैं। जैसे घर में बच्चा होता है तो नामकरण करते हैं, उसी तरह से इस केमिकल नाम के आधार पे हम इनका नामकरण करते हैं। फिर से एक बार वही राम कहानी, जो अभी हमने आपको लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया हमारा यह वीडियो, ये हमने आपको बताया कि किस तरह से इवेपोरेटिव असेंबली या इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट किस तरह से काम करता है। यह जो है कंडेंसर है, इस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हम लोग कई तरह के कंडेंसर ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फैन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे हमने आपको समझाए, अब भी हमने समझाए हैं, तो फिर समझाने की जरूरत शायद नहीं है। और यदि है तो फिर से एक बार शुरू से वीडियो देख लीजिए। क्या लगता है, समय ही तो लगता है, और अच्छे चीज़ों पे तो समय देना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इनको देखिए और अपने ज्ञान का संवर्धन कीजिए, स्वयं का विकास कीजिए, तो ही देश का विकास संभव है। मैं भी एक राष्ट्रभक्त, आप भी एक राष्ट्रभक्त। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना ये छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैनल मैकेनिकल पंडित, इसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 200 प्लस वीडियो मिल जाएंगी, उनको आप देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।